एक तरफ लिख देता हूं मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मोलर मास गिवन मास 11.11 था, अपॉन में इसका कितना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज हिमांशु अग्निहोत्री एंड आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हमारे मोल कॉन्सेप्ट के अंदर इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, इसके क्वेश्चंस के साथ कैसे डील करेंगे आज हम लोग इस लेक्चर में वही देखेंगे। तो भाई देखो, इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है किसी भी कंपाउंड का, उसके अंदर जितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं उसकी एग्जैक्ट वैल्यू बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सामने आपके लिखता हूं C6H12 एंड O6, तो ये जो मैंने लिखा है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ग्लूकोज का। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एग्जैक्टली बता रहा है कि ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन है 6, हाइड्रोजन कितने हैं 12, ऑक्सीजन कितने हैं 6 हैं। जबकि इंपेरिकल फॉर्मूला ऐसा नहीं करता है। इंपेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में बताता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे क्या लिखा हुआ है, इंपेरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन देखो, कह रहा है द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड मे बी डिफाइंड एज द फॉर्मूला व्हिच गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। यानी कि किसी भी कंपाउंड में डिफरेंट डिफरेंट जो एलिमेंट है उनका जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है वो कौन बताएगा हमें? इंपेरिकल फॉर्मूला। जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या बताएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताएगा एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ईच एन एलिमेंट, है ना। जितने भी एलिमेंट हैं उनकी कितनी, उसमें किसी भी कंपाउंड में कितनी एग्जैक्ट वैल्यू है वो कौन बताएगा हमें? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे कि मान लो एसिडिक एसिड ले लो, तो जब आप एसिडिक एसिड का फॉर्मूला लिखते हो CH3COOH, तो हमें पता है कि भाई इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट हैं 2, हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट हैं टोटल 4, ऑक्सीजन कितने हैं 2। तो जो ये एग्जैक्ट आपने वैल्यू बताई कि कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और इसका जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगा, सिंपलेस्ट मतलब अगर 2 से डिवाइड कर दो, मतलब 2 से डिवाइड मतलब वैसा वाला डिवाइड नहीं, नंबर को। तो अगर यहाँ पे आप 2 से काटो कितना कार्बन बचा 1, हाइड्रोजन कितने बचेंगे 2, ऑक्सीजन कितना बचेगा 1। तो ये जो आपने निकाला ये क्या निकला? इसका इंपेरिकल फॉर्मूला। और ऊपर जो आपने लिखा वो क्या था? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ऐसे ही कुछ बेहतरीन एकदम बढ़िया से एग्जांपल उठाते हैं आपके सामने। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक तरफ लिख देता हूं मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एक साइड में मैं लिख दूंगा इंपेरिकल फॉर्मूला, EM नहीं EF, ठीक है भाई। तो जैसे फॉर एग्जांपल ई देखो कितना बढ़िया बना है। तो जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की अगर हम बात करें C2H6, अब ये क्या है? इथेन है। तो इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में 2 से डिवाइड करो तो C कितना हो जाएगा 1, H कितना हो जाएगा बेटा? H हो जाएंगे अपने पास 3। तो आपने यहाँ पे जो निकाला 1:3, ये क्या निकल के आया? ये इसका इंपेरिकल फॉर्मूला निकला, जबकि ये इसका क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सिमिलरली आप और कुछ ले लो, जैसे हमने अभी ग्लूकोज उठाया था तो C12H22, सॉरी C6H12O6, ठीक है। व्हाट द हेल इज दिस? फिलहाल अगर हम 6 से डिवाइड कर दो क्या हो जाएगा बेटा? ये आ जाएगा C1, H कितने आ जाएंगे देखिए बेटा 6 दूनी 12 यानी कि 2, वो कितना आ जाएगा बेटा 1, है ना। तो ये साइड में जो आप लिख रहे हो ये इसका क्या है? इंपेरिकल फॉर्मूला। और ये हमारा क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे और क्या ले ले? हाइड्राजीन। हाइड्राजीन याद है बेटा? हाइड्रा के गुंडे हैं, हम लोगों ने पढ़ा था ना, वॉल्फ किस्न रिडक्शन याद है? एक दो रिडक्शन थे, क्लेमेंशन रिडक्शन और एक वॉल्फ किस्न रिडक्शन। जिंक अमलगम विद जिंक HCl, नहीं जिंक अमलगम विद कंसंट्रेटेड HCl, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? क्लेमेंशन रिडक्शन। और अपना क्या कहते हैं? हाइड्राजीन विद KOH बेस, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? वॉल्फ किस्नर। तो यही वो ही हाइड्राजीन है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बोले तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा? ये अपने पास 2, अगर 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये वाले जो फॉर्मूले देख रहे हो और ये वाले जो फॉर्मूले देख रहे हो ये इंपेरिकल फॉर्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन है कि क्या इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? तो देखो इन वाले केसेस में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूला सेम नहीं है। क्या ये सेम है? इक्वल नहीं है बेटा। क्यों नहीं इक्वल है? यहाँ पे 2:6 आ रहा है, यहाँ पे 1:3 आ रहा है, यहाँ पे 6:12:6 आ रहा है, जबकि यहाँ पे 1:2:1 आ रहा है, यहाँ पे 2:4 आ रहा है, यहाँ पे 1:2 आ रहा है। तो कहने का मतलब है इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो भी सकते हैं, सेम नहीं भी हो सकते हैं। तो अभी देखते हैं। फिलहाल इस वाले केस में तो सेम नहीं है, तो एक बार जल्दी से इसका बढ़िया स्क्रीनशॉट लो, छापो, ऐसा करो 3 उंगलियां। चले बेटा आगे, चले चलो। देखो अगर हम लोग बात करें वाटर मॉलिक्यूल की, तो अगर मैं इधर लिखूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ किसका? वाटर का। या अगर मैं लिख दूं मान लो अमोनिया का, है ना, या मैं लिख दूं मान लो CH4 यानी कि मीथेन का, और इधर लिखूं मैं इंपेरिकल फॉर्मूला। तो भैया देखो ऐसा है, ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है किसका? वाटर का। अगर तुम इसे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना चाहो तो किससे डिवाइड करोगे? कर ही नहीं पाओगे। तो इसका मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला भी क्या आ जाएगा? H2 आ जाएगा। सिमिलरली N कितना है 1, H कितना 3, कोई सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में तुम इसे कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। क्या आएगा अपने पास? NH3 ही आएगा। यहाँ पे भी डिवाइड हम नहीं कर पाएंगे तो क्या आएगा? CH4 ही आएगा। तो इन दिस केस अगर आप ध्यान दो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या निकल के आ गए? सेम निकल के आ गए। तो ये ध्यान रखना, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है कि हमारे इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं हो सकते, सेम हो सकते हैं, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन मुझे बताओ, क्या क्या किन्हीं दो कंपाउंड का
इंपेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है? पहले बताओ, अच्छा क्या दो डिफरेंट कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो सकता है? सोचो बेटा, सोचो, जल्दी सोचो। क्या दो डिफरेंट कंपाउंड का, डिफरेंट कंपाउंड है तो प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो सकता है? आंसर इज यस। कैसे यार भैया, एक बार बताओ, अगर मैं तो सामने ये लिखता हूं C6H12 या फिर O6, तो बेटा एक बार बताओ, यही तुम्हारा क्या है? यही भाई साहब कौन है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यही है। यही कौन है बेटा? फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है। तो जब इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा ग्लूकोज है और कौन सा फ्रक्टोज है? तो उसके लिए आपको पता होगा कि ग्लूकोज के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप यूनिट होती है वो होता है एल्डिहाइड, और जो फ्रक्टोज के अंदर होता है वो कौन होता है? कीटोन होता है। इधर होता है एल्डिहाइड को मैं एल्ड लिख दे रहा हूं और कीटोन को मैं कीटो लिख दे रहा हूं। इतना ध्यान रखोगे क्या? ठीक है, तो ध्यान रखना, दो डिफरेंट कंपाउंड जो है उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो सकता है। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लिखें सिस्प्लेटिन, है ना, सिस्प्लेटिन बहुत बार पढ़ा है मैंने, या फिर मैं लिखूं ट्रांसप्लेटिन, ट्रांसप्लेटिन, तो भैया सिस्प्लेटिन का फॉर्मूला भी क्या होता है? पीटी, NH3 कितने होंगे बेटा? NH3 होंगे 2, Cl कितने होंगे? 2। और अगर आप ध्यान दो तो ट्रांसप्लेटिन का भी फॉर्मूला यही होता है, पीटी, NH3 कितने हो जाएंगे? 2, और Cl कितने हो जाएंगे? 2। लेकिन मेरे भाई और बहनों, जो सिस्प्लेटिन है वो आपको पता है कि आज की डेट में कैंसर का ट्रीटमेंट है, कीमोथेरेपी जो है वो सिस्प्लेटिन उसमें यूज किया जाता है। बट एट द सेम टाइम ट्रांसप्लेटिन इज द कॉज ऑफ कैंसर, यानी कि इन दोनों कंपाउंड की प्रॉपर्टी तो बिल्कुल डिफरेंट है, बट ऑल्दो उसके बाद भी इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ क्या? कि अगर मैं आपसे ये बोलूं क्या दो डिफरेंट कंपाउंड का मतलब उनकी प्रॉपर्टी भी क्या होंगी? डिफरेंट होंगी, उनके लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो सकता है? तो आंसर यस, हो सकता है बिल्कुल। ये देखो, ग्लूकोज फ्रक्टोज हो गया, सिस्प्लेटिन ट्रांसप्लेटिन हो गया। ठीक है, इसका भी जल्दी से एक बार बढ़िया सा स्क्रीनशॉट लो। चले आगे बेटा, चलो। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दिया मैंने। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो तुम्हें एक्चुअल बात बताए कि भैया ग्लूकोज के अंदर एक्चुअल में कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम लोग बोलेंगे क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे जनगणना जब होती है तो एक होता है कि एक्चुअल घर में कितने लोग होते हैं, या तो एक्चुअल किसी सिटी में एक्चुअल नंबर का मतलब जो आप तुम काउंट करने बैठोगे और एक अंदाजा लगा दे कि यार अभी पॉपुलेशन 140 करोड़ के आसपास है, लेकिन सोच के देखो क्या अभी एक्चुअल में जब गणना होगी तो 140, डेली कितने लोग पैदा हो रहे हैं, डेली कितने लोग मर भी तो रहे हैं बेटा। तो अगर एक्चुअल गणना होगी तो कुछ तो आगे पीछे होगा, तो जो एक्चुअल होगा वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो भी अंदाजे से चल रहा है, हाँ 140 है, ये अपना इंपेरिकल फॉर्मूला। फिलहाल क्वेश्चन कैसे लगे वो देखेंगे। फिलहाल इसके एक बार पढ़ लो बेटा, क्या लिखा था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ, देखो ये बोलो ना, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, दैट इज इट शोज द रियल फॉर्मूला ऑफ इट्स वन मॉलिक्यूल। रियल फॉर्मूला बताएगा भाई साहब। जैसे कि एग्जांपल लिख लो यार, अभी लिख लिया तुमने कि अपने पास क्या C6 हो गया, H12 हो गया, O6 हो गया। ग्लूकोज का एग्जैक्ट फॉर्मूला ये है। हाइड्राजीन का एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है। एसिटिक एसिड का एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है। तो जो तुम एग्जैक्ट फॉर्मूले देख रहे हो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नथिंग एल्स। ठीक है, इसका भी एक प्यारा सा बड़ा स्क्रीनशॉट ले लो। देखो मैं टाइम अपना बचाने के लिए ये वाली जो डेफिनेशन वाला पार्ट है वो मैं लिख के लाया हूं कि तो सामने लिखेंगे, टाइम बर्बाद होगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, आगे चले। चले बेटा, चले, चलो। अब हेडिंग देखो, कह रहा है रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला। यार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में और इंपेरिकल फॉर्मूला में कोई रिलेशन है क्या? बिल्कुल है भैया। रिलेशन क्या है? बहुत तगड़ा रिलेशन है। देखो जरा, अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है तो आप इसे लिखोगे n इंटू में इंपेरिकल फॉर्मूला, यही रिलेशन है बस। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, कहीं कहीं पे इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इंपेरिकल फॉर्मूला का होल n, ऐसे भी। क्योंकि अगर यहां पे n से मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम मल्टीप्लाई अलग तरीके से करोगे, ऐसे लिख देंगे तो समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल एग्जांपल दिखा दें। जैसे मान लो अपने पास क्या था? अपने पास था ग्लूकोज का निकाल लो इंपेरिकल फॉर्मूला। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था? C6H12O6। जब आप इसका इंपेरिकल फॉर्मूला निकालो क्या करो? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करो, क्या करें? 6 से डिवाइड करो। 6 से जब डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा C1, H कितने हो जाएंगे बेटा? H हो जाएंगे 2, O कितना हो जाएगा? 1। ये क्या है? ये इंपेरिकल फॉर्मूला है। अच्छा n की वैल्यू क्या है? कितने से डिवाइड करा है? 6 से, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है किसका? ग्लूकोज का। वैसे हमें पता है, मान लो अगर कोई ऐसा कंपाउंड आता है जिसका नहीं पता होगा, ये तो जस्ट समझाने के लिए लिख दिया भाई मेरे, ऐसा होगा थोड़े ना, क्वेश्चन में तुम्हें निकालना पड़ेगा, पता थोड़े ना होगा। पर मान लो अभी के लिए समझने के लिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये था, हमने क्या निकाल लिया? इंपेरिकल फॉर्मूला। बट अगर हमें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना होता तो n की वैल्यू तुम्हें पता चल चुकी किसकी? 6। और ये तुम्हारा क्या? इंपेरिकल फॉर्मूला। इधर लिख दूं क्या? इधर लिख दूं, किधर लिख दूं? हाँ इधर देखो, ये ऐसे काम करो, इसे थोड़ा छोटा कर लो, अब सही है, ठीक है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कुछ तो कह रहा हूं। देखो मैंने लिखा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या था? इंपेरिकल फॉर्मूला C1 है बेटा,
H कितने हैं, H है 2, O कितना है 1, और कह रहे हैं इसकी मल्टीप्लाई कर दो, N की वैल्यू कितनी 6। तो अगर हम तुमसे ऐसे मल्टीप्लाई करवाते हैं तो तुम ऐसे लिख लेते 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन और 6, तो ये ऐसे नहीं करना है ना, ये काम अच्छा नहीं है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि इसीलिए मैंने इसे ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख दिया है। तो अब क्या है, अगर मैं यहाँ पे इंटू 6 ना करके होल 6 करता, ठीक है, तो शायद तुम्हें बात मेरी समझ में आ जाती। तो होता क्या कि कार्बन कितने ले लोगे, 6 कम 6 बेटा, 6 दूनी 12, 6 3 8, नहीं ओ ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो अगर आपने n की मल्टीप्लाई वापस से इंपेरिकल फॉर्मूला से कर दी तो आपको वापस से क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बहुत आसान सा, सिंपल सा और घटिया सा फॉर्मूला है ये। ठीक है, नोट कर लो फटाफट जल्दी से। अच्छा देखो आगे क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कैन टू डिफरेंट कंपाउंड हैव सेम इंपेरिकल फॉर्मूला। अभी मैंने तुमसे पूछा था कि क्या दो डिफरेंट कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो सकता है, तो आंसर आया था यस, ग्लूकोज फ्रक्टोज सिस्प्लेटिन ट्रांसपेरेंट, बहुत सारे हैं, हम लोग 2 देख लिए थे। अच्छा अब ये पूछ रहा है कैन टू डिफरेंट कंपाउंड हैव सेम इंपेरिकल फॉर्मूला, कि अगर हमारे पास 2 डिफरेंट कंपाउंड है तो इनका इंपेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है क्या? तो इसका भी आंसर में बेटा क्या लिख दो, चुपचाप से यस लिख दो, यस यस, ठीक है ना, ओ यस। कैसे देखो जरा, कैसे? अगर मैं तुमसे कहूं एसिटिक एसिड उठाओ बेटा, एसिटिक एसिड CH3COOH, और एक उठा दो तुम ग्लूकोज, ग्लूकोज होता है C6 अपने पास, H होता है 12, O कितना होता है 6। इन दोनों का पहले तो इसे सही फॉर्म में लिख लो। कार्बन कितने बेटा, कार्बन है 2, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है 4, ऑक्सीजन कितने हैं 2, है ना। अभी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है मैंने, ये तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सही से लिखा, और करके लिख लो इसे। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है। अगर इसका हमें इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है तो हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए 2 से क्या करें, उड़ा दें, 2 से उड़ा दें, 2 से 2 गया कितना बचेगा 1, H कितना हो जाएंगे बेटा 2, O कितना हो जाएगा 1। तो ये क्या निकल के आया, ये इसका इंपेरिकल फॉर्मूला निकल के आया, किसका, एसिटिक एसिड का। ऊपर क्या लिखा था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा इसका करो, जब इसका तुम्हें इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है तो क्या करो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट कर लो, 6 से उड़ा दो, 6 से उड़ाया तो ये आ गया 1, ये आ जाएगा अपने पास 2, ये कितना आ जाएगा अपने पास 1। तो जरा ध्यान से देखो, क्या ये और ये सेम है, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, इधर देखो, ये क्या है, ये अपने पास इंपेरिकल फॉर्मूला, क्या ये दोनों वैल्यू सेम है, बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब कि अगर आपके पास 2 डिफरेंट कंपाउंड हैं तो उनका इंपेरिकल फॉर्मूला भी सेम आ सकता है, जैसे कि 2 डिफरेंट कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आया था। तो जल्दी से एक बार इसका भी बढ़िया सा स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चले। चले बेटा, तुम क्या ही बोलोगे, तुम लोग तो देख रहे हो, बस चलते हैं। फिलहाल क्वेश्चन में दे रखा है, एलिमेंट्स दे रखे हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और उनकी परसेंटेज कंपोजिशन दे रखी है 11.11 और 88.589। कह रहा है इनका इंपेरिकल फॉर्मूला निकालो। देखो अगर परसेंटेज कंपोजिशन दे रखी है तो परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब होता है परसेंटेज बाय मास, मतलब तुम्हें मास दे रखा है। अगर हमें मास दे रखा है तो हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालो बेटा, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास बोले तो 11.11, मोलर मास हाइड्रोजन का होता है 1, तो इसे 1 से डिवाइड करेंगे तो बहुत ही टफ कैलकुलेशन आ जाएगी, है ना। अच्छा दूसरी बात, अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का गिवन मास कितना दे रखा है हमें, 88.89, और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है बेटा, होता है अपने पास ये 16। ठीक है, डिवाइड कर दो तो अपना जो आंसर आएगा वो आएगा 5.55% के आसपास, तो हम 5.5 लिख के छोड़ दे रहे हैं। ठीक है भाई। अच्छा हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा इंपेरिकल फॉर्मूला। तो अगर हमें इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है तो हम क्या करें, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से डिवाइड कर दें। तो अगर हम क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या करें, डिवाइड कर दें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से। तो ये कितना आ रहा है बेटा, ये आ रहा है 11.11, और ये अपने पास आई थी वैल्यू 5.5 समथिंग। तो कितने टाइम में चला जाएगा, 2 टाइम्स में चला जाएगा। इसका मतलब क्या आएगा बेटा, ये आएगा 2/1, यानी कि हाइड्रोजन के कितने एटम यूज हो रहे हैं, 2, यानी कि H कितना आ गया 2। ऑक्सीजन के कितने एटम यूज हो रहे हैं, 1, यानी कि ऑक्सीजन कितना आ गया 1, क्या निकल के आ गया H2O। यही इसका इंपेरिकल फॉर्मूला है और यही इसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आया ना, बोलो। क्योंकि देखो मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में बताया था ना कि इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल हो भी सकते हैं, इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन मैंने तुम्हें दिखाया था कि इन केस ऑफ CH4 और वाटर और अपना क्या था अमोनिया, उनके केस में इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल थे। जैसे देखो H2O का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या H2O ही है, और इंपेरिकल फॉर्मूला भी क्या H2O है, वाटर का। और यही यहाँ पे सॉल्व होके भी आ गया, कहाँ गया, ये रहा। तो जब तुमने H2O का इंपेरिकल फॉर्मूला निकाला, कितना निकला H2O, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या होता है उसका H2O होता है। अच्छा जरूरी नहीं ऐसा हो, बार बार डिफरेंट भी आएगा, बट अभी के लिए तो यही आया। कैसे निकाला, फिर से एक बार देख लो। हमें भैया परसेंटेज दे रखा था, परसेंटेज का मतलब होता है परसेंटेज बाय मास, मतलब हमें मास दे रखा है क्वेश्चन में। अगर हमें मास दे रखा है तो नंबर ऑफ मोल्स निकाले जा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास 11.11 था, मोलर मास होता है 1, डिवाइड करा 11.11 ही आ गया। ऑक्सीजन का 88.89 दे रखा ऑलरेडी, और मोलर मास कितना होता है 16, डिवाइड करा
5.55 के आसपास आंसर आएगा। अच्छा, अब मैंने क्या करा, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से डिवाइड कर दिया, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को डिवाइड करा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से। डिवाइड होने के बाद आया कितना, 2/1, यानी कि हाइड्रोजन के कितने आइटम, 2, ऑक्सीजन कितना आइटम, 1। इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया H2O। छापो जल्दी से बेटा, छापी जल्दी से स्टार्ट करो, चले आगे। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, कह रहा है द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्रोमियम एंड ऑक्सीजन इन अ कंपाउंड आर 4.8 into 10 to the power 10 and 9.6 into 10 to the power 10 रिस्पेक्टिवली, इट्स इंपेरिकल फॉर्मूला इज। भैया देखो, पिछले क्वेश्चन में तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़े थे, है ना। लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ा था, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना पड़ा था। यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, तो नंबर ऑफ एटम्स का मतलब मोल्स तो हमें गिवन नहीं है, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं क्रोमियम के भी, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं हमें किसके बेटा, ऑक्सीजन के भी दे रखे हैं, है ना। अच्छा, इसके कितने दे रखे हैं, ये दे रखा है अपने पास 4.8 इंटू में 10 to the power 8 10, और ये दे रखा है अपने पास क्या 9.6 इंटू में 10 to the power 10। बड़ी वैल्यू को डिवाइड करो छोटी वैल्यू से, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्रोमियम, ये कितना हो जाएगा बेटा 9.6 इंटू में 10 to the power व्हाट 10 ही आ जाएगा, अपॉन में 4.8 इंटू में 10 to the power 10। बेटा देखो, इससे ये उड़ गया, ये ट्वाइस में चला जाएगा पूरा, है ना। तो ऑक्सीजन के कितने आइटम आ गए, 2, नीचे कितना आ गया, कुछ नहीं तो 1, तो सीआर कितना आया 1 आया, ओ कितना आया 2 आया, तो ये इसका इंपेरिकल फॉर्मूला निकल गया। इंपेरिकल फॉर्मूला फिर से समझा दूं, नंबर ऑफ मोल्स पिछले क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट करे थे, यहाँ पे ऑलरेडी में दे रखा है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्रोमियम के दे रखे हैं, ऑक्सीजन के दे रखे हैं, हमने करा क्या, हमने बस बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से डिवाइड करा, जैसे डिवाइड करा 2:1 आ गया, यानी कि Cr1O2 आ गया, और Cr1O2 क्या है, इसका ये इंपेरिकल फॉर्मूला है। क्या मेरी बात समझ में आ गई, चले आगे। इतने से क्वेश्चन को जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चले। मैच देख रहे हो तुम लोग, इंडिया देख रहे हो बेटा, अभी देखना सारे मैच जीतती जाएगी, लास्ट में देखते हैं क्या होगा, है ना, लास्ट में जीत जाए बहुत अच्छी बात है, बाकी चलो खैर। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कंपाउंड ऑफ एक्स एंड वाई हैज इक्वल मास ऑफ देम, ओके ठीक है। चलो हम मान लेते हैं कि एक्स का जो मास है वो है m, और वाई का जो मास है वो भी है m, क्योंकि इक्वल है तो ऑब्वियसली। इफ देयर एटॉमिक वेट्स आर 30 एंड 20, एक्स का मास आपको दे रखा है 30, एटॉमिक वेट दे रखा है सॉरी, और वाई का कितना दे रखा है अपने पास 20 रिस्पेक्टिवली। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड कुड बी, और इसका मॉलिक्यूलर वेट हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो इसके सबसे पहले क्या करें, नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स निकालेंगे, क्या आ जाएगा बेटा m अपॉन में 30, है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाई, अरे देखो ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, एन वाई निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा m अपॉन में बेटा कितना आ जाएगा 20, ठीक है। चलो अब क्या करो, एन वाई अपॉन में एन एक्स कर दो, कर दिया, जैसे ही करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास, क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा अपने पास m/20 अपॉन में कितना m/30, m से m कैंसिल, 30 ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/2, यानी कि अगर हम बात करें y कितने आए और x कितने आए, है ना, यहाँ पे m लिखते रहो कोई बात नहीं, ये भी नंबर ऑफ मोल्स है, ये भी नंबर ऑफ मोल्स है। तो y कितने यूज हो रहे हैं 3, x कितना यूज हो रहा है 2, यानी कि इंपेरिकल फॉर्मूला है x2y3। ये क्या निकल के आ गया बेटा अपने पास, ये निकल के आया इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है भाई, इंपेरिकल फॉर्मूला। आगे देखो, आगे कह रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड कुड बी, हमसे पूछा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला हमसे नहीं पूछा, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालोगे, इंपेरिकल फॉर्मूला तो निकालना पड़ेगा ना। अब देखो मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, कह रहे हैं इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 120, इसमें इनका मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, इंपेरिकल फॉर्मूला जो मैंने तुम्हें फॉर्मूला पीछे लिखवाया था ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, उसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला इंटू n भी लिखा जाता है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला मास भी लिखा जाता है। तो ध्यान रखना, तो अपने पास जहां पे मैं ये लिखूंगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास भी हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है ना। n इंटू में क्या था अपने पास इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, क्या है n इंटू में इंपेरिकल फॉर्मूला, और चाहो तो अगर ये वाली बात ना समझ में आती हो तो इसे ट्वाइस कर, यहाँ कर लो, यहाँ पे ऐसे ज्यादा बेटर है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दे रखा कितना बड़ा 120 इज इक्वल टू, इंपेरिकल फॉर्मूला कितना निकाला आपने, x निकाला है, x निकाले हैं 2, y कितना निकाला, y निकाला है आपने 3, और इसका क्या हो गया होल n की जरा मल्टीप्लाई करो अंदर, तो आ जाएगा x2n, और कितना आ जाएगा y आ जाएगा अपने पास 3n। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ ना। अच्छा इधर चल रहा है अपने पास 120 इज इक्वल टू x की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी कितनी बड़ा 30, तो हो जाएगा कितना 30 इंटू में, और ये है क्या 2n, प्लस y की वैल्यू कितनी दे रखी 20, तो ये हो जाएगा 20 इंटू में कितना बड़ा 3n, मल्टीप्लाई करो 6 दूनी 12, 120 n, नहीं 60, 120 कहां से हो जाएगा, ये हो गया अपने पास 60n, और ये भी कितना आ जाएगा अपने पास 60n,
टोटल आ जाएगा अपने पास 120 एन। इधर भी क्या चल रहा है अपने पास 120 से 120 उड़ गया, एन इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1। अब देखो यार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का क्या होता है, एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला एन 1 है, तो जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वही क्या रहेगा अपने पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसे थोड़ा छोटा कर लें क्या, कर लें बेटा, जल्दी बताओ। ये लो और छोटा, मतलब इतना हो जाएगा बस तुम्हें दिखता रहे, आई होप इतना तुम्हें दिख जाएगा, ठीक है ना। चलो तो मैं क्या कह रहा हूं कि हमारे पास अभी मैंने लिखा ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या था, एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला, और एन की वैल्यू कितनी है 1 है, और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या था x2y3 था, तो बेटा 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आएगा, तो x2y3 ही इसका क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि n की वैल्यू कितनी आ रही है 1। अगर 2 होती तो कुछ और आता, 3 होती कुछ और आता, लेकिन क्योंकि n की वैल्यू 1 थी तो जो हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला रहेगा वही हमारा क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जल्दी से, बहुत ही जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलें बेटा आगे, चलिए आगे, मैं ही चलूंगा, तुम लोग कहां चलोगे। चलो भाई मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है कि 2.2 ग्राम ऑफ कंपाउंड ऑफ फास्फोरस एंड सल्फर, एक कंपाउंड है, एक ये अपने पास एक कंपाउंड है जिसमें फास्फोरस भी है प्लस सल्फर भी है। अच्छा, हैज 124 ग्राम ऑफ फास्फोरस इन इट, कह रहा है इसके अंदर 124 ग्राम क्या है फास्फोरस है, और इंपेरिकल फॉर्मूला बताना है। अच्छा जी, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। देखो जो टोटल मास है, टोटल मास ऑफ कंपाउंड वो भी हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 2.2 ग्राम, 2.2 ग्राम। टोटल मास का मतलब क्या है, एक कंपाउंड है जो फास्फोरस और सल्फर से मिलकर बना है, मतलब मास ऑफ सल्फर प्लस मास ऑफ फास्फोरस। यहां पे क्या लिखें, यहां पे लिखेंगे मास ऑफ सल्फर प्लस मास ऑफ फास्फोरस इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 2.2 ग्राम। अच्छा, और किसी का दे रखा है, कह रहा है सल्फर हैज 1 पॉइंट एंड सल्फर, अच्छा इसके अंदर 1.24 क्या है फास्फोरस प्रेजेंट। अरे ये पढ़ो ना यार लाइन, कह रहा है 2.2 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड ऑफ फास्फोरस एंड सल्फर हैज 1.24 ग्राम कौन है फास्फोरस, यानी कि इसका मास भी तुमको दे रखा है क्वेश्चन में कितना 1.24 इज इक्वल टू 2.2 ग्राम, ठीक है ना। और अब यहां से क्या निकला, यहां से निकलेगा मास ऑफ सल्फर, तो जो तुम्हारा मास ऑफ सल्फर निकलेगा 2.20 मान लो, इसे 1.24 मान लो। बेटा 10 में से 4 कितना बचा 6, इधर कितना बचा गया, अबे यार ये क्या है 2.20 1.24, तो ये आ गया 6, यहाँ कुछ नहीं, तो कितना आ गया अपने पास, अरे कुछ नहीं कैसे यार, यहाँ कितना बचा, एक कैरी हुआ ना, एक बचा, 1 से 11, 11 में से तो क्या कितना 9, 0.96, कितना बचा अपने पास 0.96। तो ये हमने किसका निकाल लिया, मास निकाल लिया बेटा सल्फर का, ठीक है ना। कोई दिक्कत है क्या, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशन सही थी बेटा, देख लें एक बार। यहाँ से गया 10, 10 में से 4 गया 6 बचा, यहाँ पे बचा 1, 1 और 1 11, 11 में से 2 गए कितने 9 ही तो बचेंगे, सही तो है, ठीक है ना। चलो अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आगे हमें क्या करना है, हमें मास मिल गया है तो क्या क्वेश्चन करा जा सकता है, तो बिल्कुल करा जा सकता है। थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा करते हैं, इतना सफिशियंट है, तुम लोगों को इतना दिख जाएगा, ठीक है ना। अच्छा देखो, अब हमें मास पता है, मोलर मास तुम्हें पता ही है, तो देखो भैया क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे, पहले किसके सल्फर के, फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालो किसके फास्फोरस के। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सल्फर का मास अभी अभी ताजा ताजा तुमने निकाला कितना 0.96, सल्फर का मोलर मास होता है 32। अच्छा, और फास्फोरस का कितना था बेटा, ये था 1.24, गिवन मास है 1.24 और फास्फोरस का मोलर मास होता है 31। यहाँ पे लिख लो, फास्फोरस का मोलर मास होता है 31, सल्फर का होता है 32। यहां से आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे, नंबर ऑफ मोल्स फिर वही वाली बात, ज्यादा बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से डिवाइड करोगे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये शायद P4S3 है, ऐसा आएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला, कैलकुलेट कर लेना एक बार, इसे आ जाएगा, ठीक है ना। बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से डिवाइड करो, काटा पीटी करोगे तो 4/3 आएगा या 3/4 आएगा, देख लेना। फास्फोरस 4 आएंगे, सल्फर कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। चलें आगे, चलें क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लो। अब क्वेश्चन नहीं है, अगला टॉपिक है स्टाइकोमेट्री। स्टोइचोमेट्री बोलते हैं स्कूल वाले टीचर, हम लोग स्टाइकोमेट्री बोलते हैं। बाकी देख लेना, जिसे जो बोलना है बोल सकता है, बस एस से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो स्टाइकोमेट्री तुम्हें क्या बताती है, कह रहा है द वर्ड स्टाइकोमेट्री इटसेल्फ इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, या एक तो स्टाइकोन है दैट मींस एलिमेंट, और दूसरा मेट्री मींस टू मेजर। बस मतलब क्या है कि स्टाइकोमेट्री डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ वेरियस क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब यह है कि स्टाइकोमेट्री तुम्हें यह बताती है, जैसे तुमने 3 मोल लिया है ना, N2 या H2 या अमोनिया, तो भैया वो 3 मोल क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, मोल है, वॉल्यूम है, मास है, क्या है, तो क्वांटिटी से डील करती है। अब क्वांटिटी कैन बी नंबर ऑफ मोल्स,
ये आपका नंबर ऑफ मोल्स भी हो सकता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये आपका हो सकता है वॉल्यूम भी, और ये आपका क्या हो सकता है, मास भी हो सकता है। और यही वो टॉपिक है जिसके बाद से आप मास मास एनालिसिस, मास वॉल्यूम एनालिसिस, मोल मोल एनालिसिस पढ़ोगे। देन उसके बाद अपने पास एक्सेस रिएजेंट और लिमिटिंग रिएजेंट भी यहीं से निकला है। तो ध्यान रखो, स्टोइकोमेट्री एक्चुअल में क्या है, लिखा हुआ है स्टोइकोमेट्री डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ वेरियस क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो डिफरेंट क्वांटिटीज है उनसे हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे, उसी को स्टोइकोमेट्री बोलते हैं। क्वांटिटी में क्या क्या आ सकता है, नंबर ऑफ मोल्स भी आ सकता है, वॉल्यूम भी आ सकता है, मास भी आ सकता है। एक बात सुनो मेरी, अभी जैसे तुम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वगैरह पढ़ रखा है, तो तुम्हें पता है कि टोटल रिएक्टेंट का मास टोटल प्रोडक्ट के मास के क्या होता है, बराबर होता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो यार अब उस मास में ना हम लोग कभी कभी मास को मास के साथ कंपेयर करेंगे, कभी मास को वॉल्यूम के साथ कंपेयर करेंगे। अब ये क्यों करेंगे, तुम लोगों ने जब कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स पढ़ा था, तुम्हें याद था ना, मैंने तुम्हें एक वॉल्यूम वाला केस बताया था, वॉल्यूम वाला याद है? मैंने कहा था किसी भी गैस का एसटीपी पे वॉल्यूम होता है 22.7 लीटर, है ना, 22.7 लीटर। कुछ लोग दिमाग में लगा अरे सर 22.4 होता है, रैप्टा खींच देंगे। 22.7 लीटर ही होता है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा न्यू एसटीपी होता है जब तुम्हारा प्रेशर दिया हो बार में। अगर तुम्हें प्रेशर दे रखा होगा एटीएम में, है ना, एटीएम में, तब आप लिख सकते हो 22.4 लीटर। पहले तो एक बात इसे क्लियर कर लेना। दूसरी बात, ये अगर क्लियर हो चुका है तो इतने को क्लियर हम लोग भी कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने बोला था किसी भी गैस का वॉल्यूम एट एसटीपी कितना होता है, 22.7 लीटर, और ये वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 मोल के। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो 1 मोल में 22.7 लीटर भी आ सकता है। सिमिलरली किसी भी गैस का जो 1 ग्राम होता है बेटा, एम ग्राम होता है। जैसे मान लो कार्बन 12 ग्राम, अब 12 ग्राम कार्बन भी किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि अरे सर आपने मास को कभी वॉल्यूम के साथ कर दिया, वॉल्यूम उसके साथ, ऐसा कुछ नहीं है, कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। क्योंकि अभी आप आगे पढ़ोगे पीओएसी। पीओएसी का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, मींस नंबर ऑफ एटम ड्यूरिंग द रिएक्शन, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होते हैं किसके, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट के। एटम भी कंजर्व रहता है, लेकिन उसकी कंडीशन है क्या, कि जब रिएक्शन आपकी 100% कंप्लीशन की तरफ जाएगी तब। मतलब अगर हमारे पास टोटल मोल्स रिएक्टेंट के 10 थे, तो वो 10 के 10 अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, तब हम ऐसा कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आगे चलते हैं। देखो बेटा, अब यहां पे हेडिंग पड़ी हुई है इंटरप्रिटेशन ऑफ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। मान लो हमने कोई केमिकल इक्वेशन ली, ए और प्लस का अपने पास क्या है, बी गिव्स क्या बना रहा है अपने पास, सी और प्लस का डी। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अगर मैं टोटल आपको बताऊं कि यहां पे जो मास होगा टोटल रिएक्टेंट का, मास ऑफ रिएक्टेंट वो इक्वल होगा किसके बेटा, मास ऑफ प्रोडक्ट के, मास ऑफ प्रोडक्ट के, है ना। जैसे अगर हमें मास मास एनालिसिस करनी है, तो आपने यार ये वाली रिएक्शन तो बचपन से पढ़ी है ना, कौन सी, कैल्शियम कार्बोनेट वाली, कि अगर हम CaCO3 को हीट करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो क्या बनेगा, एक तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, और एक क्या बन जाएगा, CO2 गैस बन जाएगी। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कैल्शियम का मास कितना, आप कहोगे सर 40 होता है, ओके। कार्बन का कितना होता है बेटा, 12 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है, 16 इंटू में 3, तो 16 3 48, सीधे 48 लिख दूं क्या, सीधे यहाँ पे 48 लिख दे रहा हूँ। अच्छा, 48 12 कितना हो गया, 60, 60 और 40 कितना हो गया, 100, तो ये कितना निकल के आ गया, 100 ग्राम, ठीक है ना। चलो कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें, कैल्शियम का मास कितना होता है बेटा, 40 के आसपास होता है, और ऑक्सीजन अपना कितना होता है, 16, 40 16 कितना हो गया बेटा, 56 ग्राम। सिमिलरली कार्बन का मास कितना होता है, 12, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू में 2, 16 तो नहीं 32, 32 12 कितना हो गया बेटा, 44 ग्राम, ठीक है। तो मैं तुमसे क्या कह रहा हूं कि यहां पे जो आपने देखा, यहां पर मास कितना है 100, और इन दोनों को जब आप सम करोगे तो भी कितना आ रहा है अपने पास, 100 ग्राम ही आ रहा है। तो वी कैन से दैट इजीली कि हाँ भाई, यहां पे टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो इक्वल है किसके, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। और इसी का फायदा उठा के हम एक और अपना कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिसे थोड़ा सा पहले से शिफ्ट कर देते हैं, इतना शिफ्टिंग बहुत है। क्या पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ये कि अगर हमें मान लो हम अगर ऐसा लिखें कि फॉर एग्जांपल कि मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और हमें क्या करना है, इक्वेट करना है, इसका निकालना इसका है, और लिखेंगे नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे मास ऑफ क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये बात किसके इक्वल होगी, देखो अगर इन दोनों का हम रेशियो निकालें, पहली बात तो पूरी रिएक्शन के अंदर एटम मास तो तुम्हारा कंजर्व ही रहने वाला है, तो तुम कर सकते हो ना, ऐसा बिल्कुल आराम से कर सकते हो। तो अगर मैं बोलूं मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट किसके इक्वल होगा, इसके बेटा मॉलिक्यूलर मास के। अब मॉलिक्यूलर मास इसका कितना है, अभी तो फिलहाल के लिए लिख रखा, निकाल रखा है, तो हम क्या लिख देंगे, 100 ग्राम, अपॉन में इसका कितना निकाला था, CO का कितना निकाला था, 56 ग्राम। तो क्वेश्चन तुम्हें कैसे कराएगा, मैं तुम्हें क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताऊं, तो भैया देखो तुम्हें ये पता है, तुम्हें ये पता है,
इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू तुम्हें दे देगा कि कैल्शियम कार्बोनेट का गिवन मास तुम्हें बोल दिया कितना है, कहेगा इसका जो है मास बताओ, या इसका देके इसका पूछेगा। इस टाइप के क्वेश्चन से हमें आगे डील करना होगा, जस्ट अभी करेंगे। ऐसे ही अगर मान लो हमें इक्वेट करना हो, इसे हमें निकालना हो CO2 का, तो क्या इसके साथ हम इसे इक्वेट कर सकते हैं? अरे भैया टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट के तो इक्वल ही है, तो उनका क्या जो तुम रेशियो निकालोगे तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। तो इसे भी निकाल सकते हो आप। कैसे? अगर मैं यहाँ पे लिखूं आगे, अगर आप देखो कि हम क्या ऐसा नहीं कर सकते, अगर हम ऐसा लिखें कि मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 डिवाइडेड बाय, इसे अगर हम इसके साथ लेते हैं रेशियो, इसका क्या लिखेंगे? मास ऑफ CO2। तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी? अगेन उसके मॉलिक्यूलर मास के। उसका मॉलिक्यूलर मास कितना बेटा? 100 अपॉन में CO2 का कितना था? 44। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखो इस चीज को एक बार समझो और इस चीज को थोड़ा मैथमेटिकली समझो तो ज्यादा अच्छा। कॉन्सेप्चुअली अगर बहुत ज्यादा जाओगे तो इस चीज समझ में भी नहीं आएगी, कंफ्यूज जाओगे, है ना। तो एक बार बस इतना समझो कि हमें प्रैक्टिकली पता है कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल होता है किसके? टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट के। तो अगर हम इनका रेशियो निकालेंगे तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो कोई भी बुरी बात नहीं है ऐसा करने में। ऐसा करने में उल्टा हमारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। अभी मैं जस्ट अभी करवाऊंगा क्वेश्चन, एक बार इसे देखो और देखो। हेंस क्या है? हेंस हम ये बात बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या है? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल है किसके? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो लिख दो, क्या लिखूं? कि भैया टोटल मास ऑफ क्या? रिएक्टेंट, ये बात इक्वल है किसके? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट के मास के इक्वल है ना। और इससे हमें क्या पता चला कि मास जो है हमारा, मास वो कैसा रहता है? कंजर्व रहता है। और हमारा जो नंबर ऑफ एटम होते हैं वो भी कैसे रहते हैं? कंजर्व रहते हैं। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, चले आगे। चले बेटा, मास एनालिसिस हो गया। एक क्वेश्चन देखते हैं मास एनालिसिस का। देखो भाई हमसे कह रहा है कि 370 कितना? 367.5 ग्राम ऑफ KClO3, जिसका तुम्हें मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, व्हेन हीटेड हाउ मेनी ग्राम ऑफ KCl एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस। बेटा देखो कह रहा है कि KClO3 ये हमें दे रखा है रिएक्टेंट। कह रहा है जब इसे हीट करेंगे तो क्या बनेगा? खुद ही बोल रहा है, एक तो KCl, एक बनेगा O2। कह रहा है इनका कितना अपना क्या बनेगा? हाउ मेनी ग्राम, इनका मास बताना अपने को, KCl का और O2 का। कैसे करेंगे? तो पहले तो रिएक्शन को यार कर लो बैलेंस। भाई देखो अपने पास Cl यहाँ पे O कितने हैं? 2 हैं, यहाँ पे 3 कर लो, तो 3 दूनी हो गए, यहाँ पे 2 कर लो, तो इधर भी 2 कर लो। बैलेंस हो गया रिएक्शन। अच्छा अब जब रिएक्शन बैलेंस हो गए तो क्या करें? जो मैंने अभी सिखाया, क्या सिखाया? मैंने बोला कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं, अच्छा एक काम करो, पहले तो इनका मोलर मास तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है। KClO3 का मोलर मास कितना देखा? तो ये 2 इंटू में 2 मोल है ना। अरे यार 1 मोल का दे रखा तुम्हें 122.5, कितने मोल है? 2। तो 2 इंटू में क्या लिखेंगे? 122.5। अच्छा KCl का, Cl का कितना होता है? Cl का होता है 35.5 और पोटेशियम का तो होता है 39, तो कितना हो जाएगा? 74.5। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 74.5 और इंटू में क्योंकि 2 मोल है तो 2 ले लो। अब जरा इन्हें इक्वेट करो। तो अगर तुम्हें बोला जाए कि भैया एक काम करो, मास ऑफ KClO3, इसे तुम रेशियो लो किसका? KC, क्योंकि निकालना किसका? KCl का। जिसका निकालना है उसे अपॉन में कर दो बेटा। क्या लिखेंगे? मास ऑफ, यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं? KCl। किसके इक्वल होगा? इसके मोलर मास के। कितना है इसका? है 2 इंटू में 122.5 अपॉन में KCl कितना बेटा? 74.2 इंटू में 2, 74.5। और अगर तुम ध्यान दो तो ये तुम्हें किसका मास दे रखा है? KClO3 का। यानी कि मैंने क्या बोला था कि एक का तुम्हें दिया होगा, दूसरे का तुमसे निकलवाएगा। इसका तुम्हें गिवन मास ऑलरेडी है क्वेश्चन में। कितना? 370, 360, ये लिख लूं 367.5 अपॉन में हमें मास जो है किसका निकालना है? हमें निकालना है KCl का, इज इक्वल टू, ये अपने पास क्या चल रहा है? 2 इंटू में 122.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 70। इससे बेटा एक काम करो, इससे इसे उड़ाओ, ठीक है। और 122 पिज्जा, इसे 3 टाइम में चला जाएगा। बचा क्या अपने पास? तो देखो, तो जो मास ऑफ KCl बचा अपने पास, मास ऑफ KCl कितना बचा? इसे इधर लेके आ गए, तो ये बचा अपने पास यहाँ पे आया 3, तो आ गया 3 इंटू में 74.5। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। भाई देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 आया, इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये 74 इधर भेज दो, और यहाँ पे इंटू में 3 था, और इसकी मल्टीप्लाई कर लो। तो तुम्हें 74.5 की मल्टीप्लाई 3 से करनी है। तो 5 से 15, 5 हासिल लगाया, एक बड़ा 4 से 12 और एक कितना हो जाएगा? 13, और 7 से 21 और एक कितना हो जाएगा? 22, आ जाएगा 223.5। कितना आ जाएगा? 223.5 ग्राम। ये हमारा KCl का मास निकल के आ जाएगा। अब मान लो अगर इसी क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है? O2 का भी निकालना है, क्योंकि तुमसे कह रहा है ना, कह रहा है कि एक तो KCl का निकालो और दूसरा किसका निकालो? तुम ऑक्सीजन का निकालो। तो 2 चीजें हैं, एक तो तुम क्या कर सकते हो, इसका जो टोटल मास है उससे इस वैल्यू को माइनस कर दो।
भाई देखो टोटल मास कितना दे रखा था 367.5 ग्राम, है ना। तो टोटल मास से अगर तुम क्या करो इस वैल्यू को माइनस कर दो तब भी तुम्हें ऑक्सीजन का मास पता चल जाएगा। और नहीं तो अगर आपको इसी फॉर्मूले से निकालना है तब भी हम इक्वेट कर सकते हैं। कैसे, क्या लिखेंगे, देखो इसे थोड़ा सा जगह बनाए, यहाँ पे जगह तो बनी हुई है देखो, अरे भैया बस, ये देखो इतना इतना बहुत है, ठीक है ना। अब देखो, तो सिमिलरली तुम इस बार क्या लिखोगे, तुम लिखोगे मास ऑफ KClO3, देखो मास ऑफ KClO3 अपॉन में, अब इस बार क्या हमने KCl का निकालना तो अपॉन में क्या रखा, मास ऑफ KCl। अब हमें किसका निकालना, O2 का, तो अपॉन में क्या रखेंगे, अपॉन में रखेंगे मास ऑफ O2। और सिमिलरली इसका मास किसके इक्वल होगा, इसके मोलर मास के, तो 2 इंटू 122.5 अपॉन में O2 का कितना बड़ा, O2 निकाल लेना मास जो भी है, तो 3 इंटू में कितना हो जाएगा 16 इंटू में कितना 2 32, है ना। तो हो जाएगा 3 इंटू में 16 दूनी 32। इसे इक्वेट कर लो, यहां से तुम्हारे पास मास ऑफ O2 निकल आएगा, मास ऑफ O2 जो भी है इन ग्राम। ठीक है, दो तरीके हैं, दोनों से कैसे भी आप करना चाहो। तो देखो जो मैंने तुम्हें बताया था कि मास मास एनालिसिस से किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कि मैंने क्या बोला कि इसके मास को इसके मास के रेशियो के साथ हमने लिया, इक्वेट कर दिया इनके मोलर मास के साथ, क्योंकि पूरी रिएक्शन में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल है, तो हम उनका रेशियो अगर निकालेंगे तो कांस्टेंट ही है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, चले आगे, चले भाई, चलो भाई। देखो अब ला अपना सेकंड पॉइंट आता है मास वॉल्यूम एनालिसिस। यार देखो पिछले ही वाले क्वेश्चन में अगर तुम ध्यान से देखो, तो अगर मान लो हम लोग ये लिखते हैं कि KClO3, अगर हम इनके फेजेस को ध्यान में रखें, हमें अगर दे रखा है क्वेश्चन में, तो KClO3 को जब तुमने हीट करा तो एक तो तुम्हारे पास KCl बना, एक O2 बना, और जब तुमने बैलेंस करा तो यहाँ कितना आ गया 2, इधर आ गया अपने पास 2, यहाँ पे कितना आ गया 3। अच्छा एक बात बताओ, KClO3 क्या है, सॉलिड है, KCl भी क्या है, सॉलिड है, ऑक्सीजन तो गैस है मेरे भाई, ऑक्सीजन क्या है, गैस है ना। तो अगर इस केस में तुम्हें मास वॉल्यूम एनालिसिस निकालना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखो अगर हमें KCl का निकालना होता तो हमें कोई दिक्कत है क्या, हमें कोई भी दिक्कत नहीं। क्यों, मैं लिखता कि मास ऑफ KClO3 को हम क्या करते, एक मतलब रेशियो ले लेते किसके साथ, अगर हमें इसका निकालना होता, जो कि हम पीछे निकाल चुके हैं ऑलरेडी, हम नहीं निकालेंगे दोबारा, क्या लिखेंगे मास ऑफ यहाँ पे KCl, और इक्वल क्या होता इनका जो भी अपने पास मोलर मास होता, कितना दे रखा था 122, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 122.5 समथिंग, और इसका कितना था अपने पास 2 इंटू में 74.5। यहां से मास ऑफ KCl निकल आता, कोई दिक्कत है क्या, यहां से एक मास ऑफ KCl अगर आप निकालोगे इजिली आपका आंसर आ जाएगा। बट अगर हमें मान लो ऑक्सीजन के निकालना है, ये तो सॉलिड है सेम फेज में, ये तो डिफरेंट फेज में ना, तब हम क्या करेंगे, तब हम लगाएंगे मास वॉल्यूम एनालिसिस। और मास वॉल्यूम एनालिसिस तुम्हें क्या बता रहा है, तुमसे कह रहा है कि चुपचाप से यहां पे लिखो मास ऑफ KClO3, और अपॉन में मास की जगह अगर ये ग्राम में, मतलब अगर ये गैसेस फॉर्म में है तो इसका वॉल्यूम लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ O2, बस बात खत्म। और आपको पता होगा किसी भी गैस का STP पे जो वॉल्यूम है वो कितना होता है, और मैंने बताया न्यू STP ओल्ड एफिशिएंसी याद रखना, बहुत मॉर्निंग है, कह दो कि यार ऐसा 22.4 याद ही नहीं आपको, बेटा किसी भी गैस का एक मोल जो होगा उसका वॉल्यूम जो है वो STP पे होता है 22.7, तो ये कितना हो गया 22.7, कितने मोल है 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3, 3 ऑक्सीजन है ना। तो तुम करोगे क्या, ये रखा अपॉन में वॉल्यूम लिखा, और इधर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू में 122.5, ये कहां से आया, अरे भैया इसका मोलर मास दिया था ना पिछले क्वेश्चन में, और 2 मोल है तो 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 22.7, और इंटू में कितना है अपने पास 3, इससे मल्टीप्लाई करोगे, यहां से तुम्हारे पास वॉल्यूम ऑफ O2 गैस निकल के आ जाएगा। बताओ कोई समस्या, क्या कोई समस्या या परेशानी है, जल्दी बताओ। मास वॉल्यूम में और मास मास एनालिसिस में कंफ्यूज मत होना यार, कि रिएक्शन में हमारे पास इधर मास था उधर वॉल्यूम आ गया, क्यों इक्वेट कर दिया, अरे भैया टोटल नंबर ऑफ एटम तो कंजर्व ही रहेंगे, तो रेशियो कांस्टेंट आएगा, डोंट वरी, आप ऐसा बहुत इजीली से कर सकते हो, किताब में भी आपके यही दिया गया है, ठीक है ना। चलेंगे आगे, मास मास एनालिसिस हो गया, मास वॉल्यूम एनालिसिस हो गया, उसके बाद थर्ड हेडिंग पड़ेगी मोल मोल एनालिसिस। ये बेटा इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान से समझा, और ये वही कॉन्सेप्ट है जहां से तुम्हारा एक्सेस रिएजेंट और लिमिटिंग रिएजेंट की शुरुआत हुई, ठीक है ना। देखो मोल मोल एनालिसिस तुम्हें क्या बताता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास रिएक्शन है AA प्लस का मान लो BB, और ये क्या बना रही है, मान लो बना रहा है CCN प्लस का DD। तो पहली बात फर्स्ट ऑफ ऑल, जो स्मॉल ABCD है ये तुम्हारे क्या है, ये तुम्हारे स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना। तो जो ये AB और ये C और ये D है, ये क्या है, ये हमारे STOICHIO स्टैइकोमेट्रिक मैट्रिक कोएफिशिएंट है। क्या मेरी बात समझ आ रही है, क्या है, स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, अच्छा जी। और
ए बी सी डी हमारे रिएक्टेंट है, ए बी हमारे रिएक्टेंट है और सी डी हमारे क्या है, प्रोडक्ट है। तो मैं तुमसे क्या कह रहा हूं कि अगर मान लो इसके ए के मोल है एक्स, बी के मोल हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना वाई, और सी के मोल एक्स वाई, इसके मान लो जेड दे रखे हैं, इसके मान लो कुछ और दिए होंगे, मान लो पी दे रखे हैं। तो अगर आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इंटू में एक्स, बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी इंटू में वाई, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सी इंटू में जेड, और ये कितना हो जाएगा डी इंटू में पी। मैं तुमसे कहूं कि अगर मान लो इसके नंबर ऑफ मोल्स, फॉर एग्जांपल हमने क्या निकाला, ये मोल्स निकाले है ना, क्या निकाला हमने निकाले मोल्स। तो मैं अगर तुमसे बोलूं कि अगर इस पूरी वैल्यू को क्या बोल रहे थे हम लोग, इस पूरी वैल्यू को बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, इसे क्या बोलेंगे, है अपने पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, इसे क्या बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, और इसे क्या बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी। मेरी बात सुनो, जैसे अगर हमें ए के मोल्स दे रखे हैं एक्स, बी के मोल दे रखे हैं वाई, सी के मोल दे रखे हैं जेड, पी के मोल दे रखे हैं हमें क्यू। तो मान लो फॉर एग्जांपल ये जो स्मॉल एबीसीडी क्या है, स्टोइकोमेट्रिक नंबर है ना, कि 4 5 6 जो भी होगा उसकी मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी मोल से। अच्छा, तो आपने ये निकाल लिया, तो किसी भी रिएक्शन में जरूरी है क्या उसके मोल्स इक्वल हो? बेटा ऐसा तो हम देखते ही नहीं कि इनके आपस में मोल्स कभी इक्वल हो जाए, होते हैं क्या मोल्स इक्वल कहां होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आप लो N2 प्लस का 3H2 गिव्स कितने 2NH3, तो भैया यहाँ पे कुछ नहीं, तो एक मोल N2, 3 मोल H2, 2 मोल अमोनिया, क्या आपस में मोल बराबर है क्या? नहीं है। तो मोल कभी भी बराबर नहीं होते, ध्यान रखना। किसी भी रिएक्शन के लिए अगर आप मोल देखो तो जनरली मोल हमारे बराबर नहीं होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप इनका मोल रेशियो निकालो, है ना, मोल रेशियो, तो मोल रेशियो कैन बी इक्वल, है ना, मोल रेशियो जो है वो इक्वल हो भी सकता, नहीं हो सकता। तो अगर होता है तब क्या होगा, मोल रेशियो इक्वल होते हैं ना। कैसे? अगर आप मोल रेशियो निकालो, कैसे निकालोगे, इसके मोल्स यानी कि Na अपॉन में इसका स्टोइकोमेट्रिक नंबर कितना A, समझ गए? मोल रेशियो कैसे निकालेंगे, जितना इसका मोल है उसे उसके स्टोइकोमेट्रिक नंबर से डिवाइड कर दो। सिमिलरली इसका नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए B, इसका स्टोइकोमेट्रिक नंबर कितना बेटा, स्मॉल b, ऐसे इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे C, और स्टोइकोमेट्रिक नंबर क्या है C, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे D अपॉन में D। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे जल्दी बता दो, अरे जल्दी बता, अरे हट जा भाई, ये आ जाएगा स्मॉल डी। देखो बेटा ये वैल्यू आपस में इक्वल हो सकती है। देखो मोल्स कभी भी इक्वल नहीं होते, लेकिन मोल रेशियो अगर आप निकालोगे किसी भी रिएक्शन के तो वो इक्वल हो सकते हैं। और अगर वो केस आया कि इक्वल नहीं है, मान लो अगर ऐसा होता है कि जो तुम्हारा Na है, Na अपॉन में A, और जो तुम्हारा Nb अपॉन में B है, ये इक्वल ना भी आए मान लो, है ना, तो पहली बात तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे मोल रेशियो। अगर कोई ऐसा केस है कि मान लो किसी रिएक्शन में Na अपॉन A और Nb अपॉन B इक्वल नहीं आए, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि कोई एक जो है वो बड़ा होगा, कोई एक जो है वो छोटा होगा। इक्वल ना आने का मतलब क्या हुआ, अगर इक्वल है तो बात बराबर है, अगर इक्वल नहीं है तो किसी एक की वैल्यू ज्यादा, किसी एक की वैल्यू क्या होगी, कम। अब जिसका मोल रेशियो ज्यादा आएगा उसी को कहते हैं एक्सेस रिएजेंट। क्या कहते हैं बेटा, एक्सेस रिएजेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और जिसका मोल रेशियो कम आएगा उसे कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। क्या कहेंगे बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? यार मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हारे पास 10,000 ग्राम वाटर है, कितना है, 10,000 ग्राम वाटर, और तुम्हारे पास 0.01 या फिर 0.1 ग्राम क्या है, चीनी है। मेरी बात समझ रहे हो? मैं अगर तुमसे बोलूं कि हमारे पास 10,000 ग्राम वाटर है और 0.1 ग्राम क्या है, चीनी है, तो ये ए है और ये तुम्हारे पास क्या है, बी। ए क्या है, वाटर, वाटर कितना है, 10,000 ग्राम, बी क्या है तुम्हारा, चीनी, चीनी कितनी है, 0.1 ग्राम। तो मुझे बताओ रिएक्शन जो है, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, प्रोडक्ट बन रहा है पी, शरबत बन रहा है ना, चीनी को पानी मिला शरबत ही बनेगा। तो मैं तुमसे कह रहा हूं ए और बी को जब तुम आपस में मिला के प्रोडक्ट पी बना रहे हो, तो इसमें रिएक्शन की रेट किस बात पे डिपेंड करेगी, किस पे डिपेंड करेगी, कंसंट्रेशन ऑफ ए पे या बी पे, ज्यादा वाले अमाउंट पे डिपेंड करेगी या कम वाले पे? यार मेरी बात सुनो, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा 10,000 पे क्यों करेगी। यार एक बार बताओ, ये तो 10,000 ग्राम है, ये कितना है, 0.1 ग्राम, तो बी जैसे ही खत्म होगा, 0.1 ग्राम तो तुरंत खत्म हो जाएगा ना, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही रिएक्शन में बी खत्म हो जाएगा, ए रिएक्ट करेगा किससे, करेगी, कर ही नहीं पाएगा। तो ध्यान रखना, जिसका मोल रेशियो कम आता है उसी को हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, मतलब वही रोक देगा रिएक्शन को। ए था 10,000 ग्राम, बी था 0.1 ग्राम, बी खत्म हो गया, जैसे रिएक्शन कराई, थोड़ी देर रिएक्शन हुई, मान लो 1 सेकंड 2 सेकंड, और बी तुम्हारा खत्म हो गया। अब जब बी खत्म हो गया तो ए रिएक्ट किससे करेगा भैया, ए तो रिएक्शन करेगा ही नहीं, तो इसका मतलब रिएक्शन क्या होगी, रुक जाएगी। जितना प्रोडक्ट बनेगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, बी पे। 0.1 ग्राम क्या था, बी, 10,000 ग्राम क्या था, ए। अब इन दोनों के आपस में रिएक्शन कराई, जैसे ही तुम्हारा बी खत्म हुआ, रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। यानी कि कोई भी रिएक्शन कहां तक होगी, ये किस पे डिपेंड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट पे। और लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, जिसका अमाउंट क्या होगा, लेस होगा। और अमाउंट ना बोल के अगर मैं बोलूं, जिनका मोल रेशियो कम होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लो, आगे चले बेटा, चले आगे, चलो आगे। ठीक है,
जैसे क्या लिखा हुआ है, द रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन देख लो बेटा, द रिएक्टेंट व्हिच इज कंज्यूम्ड फर्स्ट एंड लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। इसमें वही लिख लो कि अगर हमारे पास ए प्लस का बी रिएक्शन है और इससे क्या बन रहा है, सी बन रहा है, प्लस का क्या बन रहा है, डी बन रहा है, और अगर अगर मान लो हमारे पास Na/A और NB/B जो है ये इक्वल नहीं आए, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब इनमें से कोई एक की वैल्यू बड़ी होगी, किसी एक की वैल्यू क्या होगी, छोटी। अगर Na/A बड़ा है और हमारे पास NB/B क्या है, छोटा है, तो जो छोटा है उसी को क्या कहा जाएगा, उसी को हम लोग कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो तुम लोग? ठीक है ना, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट, आगे चले चले बेटा, चलो बेटा आगे। एक्सेस रिएजेंट क्या होता है, कह रहा था रिमेनिंग और लेफ्ट आउट रिएक्टेंट इज कॉल्ड द एक्सेस रिएजेंट। जो बचा हुआ है उसे क्या कहेंगे, एक्सेस अमाउंट कहेंगे, एक्सेस रिएजेंट कहेंगे। 0.1 ग्राम तो रिएक्ट करके खत्म हो गया, अब जो बचा है 10,000 ग्राम में से 0.1 ग्राम हटा दो, जितना बचा है उसी को क्या कहा जाएगा, एक्सेस रिएजेंट। और एक्सेस रिएजेंट जो है वो, उन्हें हम लोग रिएक्शन का पार्ट नहीं मानते, मतलब पार्ट इन द सेंस वो रिएक्ट करके अब वो कुछ नहीं करेगा, रिएक्शन खत्म हो चुकी है, लिमिटिंग रिएजेंट ने रिएक्शन को रोक दिया। चले आगे, चलो आगे क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन है अपने पास, कह रहा है आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट इन द, कितना दे रखा है 2A दे रखा 4 मोल, 3B कितना दे रखा 5 मोल, जिसका अमाउंट कम है उसे क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्सेस रिएजेंट। बेटा रैप्टा मारेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। अरे अमाउंट नहीं देखना है, क्या देखना है, मोल रेशियो। मोल रेशियो कैसे निकालेंगे, मोल रेशियो निकाला जाएगा कैसे, देखो ऐसे, इसके कितने हैं 4 मोल, जितने मोल है उसे उसका स्टोइकोमेट्रिक नंबर से डिवाइड करो, 4/2 कितना आता है बेटा 2, ठीक है ना, कितना जाएगा 2, आगे 2। अच्छा इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 5/3। कौन सी वैल्यू बड़ी है, वैल्यू बड़ी है, जो वैल्यू बड़ी है वो तो क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट, जो बचा है वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। छोटी वैल्यू को कहा जाता है क्या, लिमिटिंग रिएजेंट, बड़ी वैल्यू को क्या कहेंगे, एक्सेस रिएजेंट। पता है, इस वाले क्वेश्चन को अपने ट्राई करोगे, करोगे यार, कर लो भाई। देखो कैसे करेंगे, ये हो गया, कितने मोल्स दे रखे हैं, आपने निकालना क्या है, आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए मोल रेशियो निकालना। फिर से बता रहा हूं, मोल रेशियो कैसे निकाला जाएगा, जितने मोल दे रखे हैं उसे डिवाइड कर दो उसके स्टोइकोमेट्रिक नंबर से। तो यहाँ पे आ गया 4, इधर क्या है, इधर आ गया अपने पास 15, और कितना है स्टोइकोमेट्रिक नंबर 5, ये आ जाएगा 3, ये आएगा 3.5। तो ये वैल्यू बड़ी है वापस से, तो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे पास लिमिटिंग रिएजेंट और ये क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट। आई होप तुम लोगों को यहां तक का लेक्चर जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट में अपना लिख के बता दो मुझे, या फिर आप टेलीग्राम का जो चैनल है उसे ज्वाइन कर लो, वहां पे बता दिया करो क्या दिक्कत आ रही है। कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा बच्चों के कमेंट्स के रिप्लाई दे पाए, ठीक है ना। और फिलहाल के लिए आज का लेक्चर हमारा इतना ही। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे कुछ है क्या, नहीं है, ठीक है ना। तो एक बार इसका बढ़िया सा स्क्रीनशॉट लो, अगर पॉसिबिलिटी हुई तो ये जो नोट्स हैं इसे भी मैं उसमें अपलोड करा दूंगा। फिलहाल के लिए आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।